हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सोशल साइंस के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इसमें किसके बारे में बात करने वाले हैं? चोलाज के बारे में। हमने जाना था कि तीन बड़े बड़े किंगडम थे। उनमें से एक चोलाज थे, दूसरे पाल डायनेस्टी थे, तीसरे गुजरे प्रतिहार थे। ठीक है ना? तो इन डायनेस्टी में से एक का हम मोरल एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी किंगडम को इतना सारा डेवलपमेंट किया और कैसे आगे बढ़े। तो तमिलनाडु में दो शहर हैं, उरायूर और तंजावुर। तो उरायूर एक बेसिकली क्या था, विलेज था जहाँ पे जो चोला डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करते थे, एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे। वो वहाँ से थे। तो इन्होंने अपना जो डायनेस्टी है ये स्टार्ट किया, अपना किंगडम स्टार्ट किया उरायूर से। और बाद में चल के इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो तंजावुर में बनाई थी, जो एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था उस टाइम का। जहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ हो गई, डिफरेंट टाइप के मोती हो गए, या फिर सोने चांदी के ट्रेडिंग्स हुआ करती थी। ये ट्रेडिंग हब हुआ करता था। यहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर बाद में चल के बने। तो बाद में चल के इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, चोलाज ने अपनी जो कैपिटल है वो तंजावुर में ट्रांसफर कर ली थी, इसीलिए लिखा हुआ हेडिंग फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर। तो चोला कौन थे? बेसिकली ये स्मॉल फैमिली हुआ करती थी, एक छोटी सी उरायूर में जो एक गांव था, विजयाचल। विजयाचल शहर में ये उरायूर नाम का गांव था। ये बिलोंग करते थे, एक चिफली फैमिली थी चोला जो उरायूर उरायूर से हुआ करती थी, तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ये बेसिकली इनका जो विलेज था ये कावेरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ पे पड़ता है ये। और यहाँ पे मुतैयार नाम की इसका जो डेल्टा है, मतलब कि उरायूर से लेकर के मुतरयार से लेकर के उरायूर से लेकर मुतैयार तक ये पूरा का पूरा डेल्टा में ये पूरा का पूरा विलेज फैला हुआ है। तो वहाँ से ये इसके फाउंडर जो है निकले थे। इन्होंने क्या किया था, एक टाउन बनाया था। इन्होंने टाउन बनाया था कहाँ पे? तंजावुर में टाउन बनाया। और वहाँ पे एक टेम्पल था। टेम्पल में एक माता रानी थी, निसुम्भ देवनी, उनकी मूर्ति लगी, उनकी पूजा होती थी। तो जो सक्सेसर है विजयाचल, यानी जो चोला डायनेस्टी में ये छोटी फैमिली रहती थी ना, तो छोटी फैमिली रहती थी, उसके हेड का क्या नाम था? विजयाचल। तो विजयाचल को बोल सकते हैं कि ये चोला डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे। तो चोला डायनेस्टी के बाद में, जो चोला डायनेस्टी के और सक्सेसर यानी विजयाचल के बाद में जो राजा बने, उन्होंने क्या अपना पॉलिसी अपनाई कि हमको क्या करना है कि अदर कंट्री पर अटैक करके चोला डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है। तो इनकी जो इनकी जो कौन है सक्सेसर, इनके जो उत्तराधिकारी है, उन्होंने नेबरिंग रीजन्स पे, जो पड़ोसी क्षेत्र थे या किंगडम थे, उनके ऊपर में उनको कन्क्वेयर किया, अपनी साइज को बढ़ावा, अपने पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो उसी में तमिलनाडु में ही कावेरी डेल्टा के नॉर्थ साइड में एक डायनेस्टी और थी जिनको बोलते थे पांड्यन। और एक और डायनेस्टी थी जिनको पल्लव पल्लव और पांड्य डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टी साउथ और नॉर्थ में पड़ती थी। तो जब चोला डायनेस्टी ने अपना जो साम्राज्य था इसको बढ़ाना शुरू किया, तो पांड्यन और पल्लवों से इनकी लड़ाई भी हुई थी। सबसे जो मोस्ट पावरफुल जो चोला थे उनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। क्या नाम था इनका? राजेंद्र फर्स्ट। ये 985 में राजा जब बने थे तो इन्होंने पॉलिसी क्या अपनाई कि ये पांड्यन और पल्लवों की जो जो भी इनकी टेरिटरी है उसमें हमको क्या करना है, चोला डायनेस्टी का कंट्रोल करना है और अपने एरिया को एक्सपेंड करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो इनकी जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी हुआ करती थी चोला डायनेस्टी की, उसको रीऑर्गेनाइज किया और एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। उसके बाद में राज फर्स्ट के एक बेटे थे, उनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट के सॉरी बेटे थे, उनका नाम था राज फर्स्ट। तो उनके जो बेटे हुए, सेम ये जो पॉलिसी थी कि अपने साम्राज्य को फैलाना है, उसको इन्होंने क्या रखा, जारी रखा। और इन्होंने इंडिया तो क्या, गंगा वैली तक, जो पाल डायनेस्टी हुआ करते थे कहाँ पे, पाल डायनेस्टी थे ना बंगाल में, तो यहाँ से आप सोच लो, ये मैं अगर मैप बनाऊँ इंडिया का तो ये इंडिया का मैप है, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लो कि गुजरात वाला इलाका हो गया। तो यहाँ पे चोला डायनेस्टी है, ठीक है ना, यहाँ कावेरी नदी बहती है। और यहाँ कहीं पे गंगा नदी है, तो यहाँ से चढ़ाई करके
और यहाँ पे ये जो टेरिटरी है जहाँ मैं डाक कर रहा हूँ, यहाँ पे पाल डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। तो राजेंद्र फर्स्ट का जो बेटा थे राजराज, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से प्लानिंग करी और पाल जो गंग डायनेस्टी के वहाँ राजा थे, पाल डायनेस्टी के राजा थे, उनसे युद्ध करा और जा करके गंगा वैली में जो युद्ध जीत गए वहाँ पे। उसके बाद में जब ये रिटर्न आए तो तंजावुर जो इनकी कैपिटल थी, वहाँ पे इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसको बोलते हैं गंगई कोंड चोलपुरम नाम की मंदिर बनवाई थी, क्योंकि इन्होंने गंगा वैली को जीता था। इसके साथ ही ये श्रीलंका जो आइलैंड है ना, तो राजा राजा फर्स्ट ने क्या किया कि श्रीलंका पे भी अटैक किया और श्रीलंका पे भी कुछ समय के लिए वहाँ पे कंट्रोल कर रही है। यहाँ तक कि इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें आपका कंबोडिया है, वियतनाम है, म्यांमार है, इन सारी कंट्री पे, लाओस है, इन सारी कंट्री को भी क्या किया कि अपने दूत भेजे थे कि राजराज जाओ संदेश लेकर के और उनसे कहो कि हम जो है आपके ऊपर जो है क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके वहाँ मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो वहाँ पे कंबोडिया में भगवान विष्णु का इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड द ब्रॉन्ज स्कल्पचर। चोल जो डायनेस्टी है ना, चोला डायनेस्टी, उनको दो बातों के लिए आज भी जाना जाता है। एक तो वहाँ की खूबसूरत और बेहतरीन मंदिरों के लिए जो इस पे स्कल्पचर डिजाइंस किए गए हैं, और दूसरा जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हुआ करते थे, ब्रॉन्ज यानी पीतल के जो मूर्तियाँ बनती थी, कांस्य की मूर्तियाँ बनती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस थे और जाने जाते हैं चोला डायनेस्टी के राजा। तो जो बिग टेम्पल्स है तंजावुर में या गंगई, अभी मैंने इसके बारे में बताया कि गंगई कोंड चोलपुरम, ये मंदिर क्यों बनवाई थी, मंदिर बनवाया राज राजा ने बनवाया। वो क्यों बनवाया था, वो बनवाया था इसलिए क्योंकि उन्होंने गंगा के वैली में जाकर के जीत हासिल करी थी। तो ये जो मंदिर है, आप तंजावुर का मंदिर ले लीजिए या गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर ले लीजिए, तो उसके आर्किटेक्चर, वो उसकी जो बनावट है, उसका जो स्कल्पचर है, वो पत्थर के मंदिर है, ठीक है ना, पत्थर के मंदिर हैं। और उस पे बहुत पत्थर को कुरेद कुरेद करके बहुत सुंदर सुंदर वहाँ मूर्तियाँ भी बनाई गई उस पर, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। तो वो आज के ज़माने में जो कारीगर आज भी देख के उसको डर जाते हैं कि ये बनाना उस टाइम में कितना मुश्किल रहा होगा। तो उसके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस थे कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग्स बनवाए। तो जो चोला टेम्पल्स थे वहाँ पे केवल पूजा पाठ ही नहीं होता था, उसके आसपास में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट भी ग्रो हुआ था। लाइक कि वो जो मंदिर था, मंदिर में पुजारी रहते थे, वो में डांस करने वाले जो डांसर्स थी वो रहती थी, आसपास उनको खाना खिलाने वाले हलवाई रहते थे, सोनार लोहार, मतलब कि ये बोल सकते हो कि पूरे का पूरा जो गांव था उसके आसपास शहर ही बसता था, पूरा का पूरा। वहीं मार्केट लगती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था, स्कूल्स लगती थी उनकी उसी मंदिर के, इतने बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो सेटलमेंट था वो न्यूक्लियाई था, कि जो भी मंदिर है उसके आसपास केवल पूजा पाठ नहीं होती थी, दिनचर्या जो होती है लोगों की, मार्केट करना, मनोरंजन वाले, ये सारी चीज़ें होती थी। यहाँ तक कि अगर किसी को कुछ जजमेंट सुनाना है तो उसी मंदिर के प्रांगण में ही बैठ करके ये सारी चीज़ें कराई थी। तो ये जो मंदिर थे ये क्या थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर थे। यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती, मंदिर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, हाथ के खिलौने बनाए जाते थे और इनको दूसरे देशों में बेचा भी जाता था। तो ये जो लैंड है ये रूलर्स, अब देखिए, अब जो भी मंदिर होती थी तो वो क्या करते थे ना कि राजा को लोग जो है दान कर देते थे, ये जमीन लीजिए और यहाँ पे मंदिर बनवा दीजिए, और राजा अपने पैसे का इस्तेमाल करके क्या करते थे, मंदिर बनवा देते थे। जो भी प्रोड्यूस होता था लैंड का, वो कहाँ जाता था, मेंटेनेंस पे, मंदिर का मेंटेनेंस हो गया, या फिर जो मंदिर में काम करते थे उसके पास में रहते थे, उनके मेंटेनेंस में पूरा का पूरा पैसा जाता था। जैसे वहाँ पे प्राइस्ट रह रहे हैं, पुजारी रह रहे हैं, गार्लैंड है, माला बनाने वाले, मेकर्स हैं, कुक्स थे, हलवाई थे, स्वीपर थे, झाड़ू पोछा करने वाले, म्यूजिशियन, गाना गाने वाला, डांसर्स, सारे लोग वहीं रहते थे मंदिर के आसपास ही। तो ये कहते हैं कि जो मंदिर थे ना, ये केवल ऐसे प्लेस नहीं थे जहाँ पूजा पाठ होते थे, ये हब था, किस बात का, इकोनॉमिक हब था, सोशल हब था, कल्चरल लाइफ का, सब चीज़ का वहाँ पे हब था। यहाँ तक ये देखा गया है जो ब्राह्मण्स थे, वो क्या, ब्राह्मण्स को जो जमीन मिलती थी ना, ब्राह्मण्स को, राजा लोग तो ब्राह्मणों को जमीन दान दिया देखते थे, तो उसको बोलते थे ब्रह्मदेय। जो जमीन दान की जाती थी ब्राह्मणों को, उस जमीन को बोलते हैं ब्रह्मदेय। तो
अब राजा को क्या टेंडेंसी थी, वो क्या करते थे, ब्राह्मणों को जमीन दान करते थे। तो इसी की लालच में कहें या फिर थोड़े से प्रलोभन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ब्राह्मण जो है इस कावेरी वैली में आकर के, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आकर के बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जो है वहाँ आकर के बस गए थे और उनको बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी मिली थी। अब जो भी ब्रह्मदेव मिलता था, ब्रह्मदेव जमीन दे दी गई किसी ब्राह्मण को तो वो केवल उनके नाम से रहता था, लेकिन उस पर कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सिंचाई करनी है कि नहीं करनी है, कौन सा फसल उगाना है, या फिर उस ज़मीन का क्या करना है, उसकी देख रेख के लिए एक असेंबली होती थी। असेंबली या सभा होती थी। इसमें जो ब्राह्मण लोग होते थे, 10 लोग 15 लोग ब्राह्मण जो लैंड होल्डर्स होते थे एक साथ आते थे, उनकी कमेटी होती थी। और ये जो असेंबली है ये बहुत ही अच्छे से काम करती थी, डिसीजंस लेती थी कि, और इनका जो इनके द्वारा इस असेंबली में जो बुजुर्ग लोग थे, इनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता था उसको इंस्क्रिप्शन पत्थर पे बकायदा खुदवा करके लिखा जाता था, स्टोन्स की वॉल्स पे खुदवाया जाता था। जो मंदिर की दीवारें होती थी, इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे वो मंदिर की दीवारों पे खुदवाया जाता था, जो आज भी है। जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स था, अब देखिए बहुत सारे व्यापारी भी होते थे, व्यापारियों को भी क्या होता था कि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से किसी देश में, अन्य देश में, जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर यूरोप में जो था वहाँ से, फिर से मिडिल ईस्ट में, यहाँ से जो है ये जो चोला डायनेस्टी थी यहाँ की ट्रेडिंग होती थी, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेडिंग होती थी, तो बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनल जो है ट्रेडिंग उस टाइम से ही हुआ करती थी। तो इसीलिए जो ट्रेडर्स थे वो अपने आप में एसोसिएशन बना के रखे थे कि अभी कभी किसी चीज़ को, किसी व्यापारी को कोई ज़रूरत पड़ी तो दूसरे से हेल्प ले सके। तो जो एसोसिएशन था ट्रेडर्स, उसको बोलते थे नगरम। नगरम नगरम क्या था, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स था। और ये जो थे बेसिकली ये क्या करते थे, हेल्प भी करते थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा हेल्प राजा को चाहिए तो उसमें भी ये लोग करते थे। एक इंस्क्रिप्शंस मिला है उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर एक जगह है वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन मिला, चिंग लेपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, चिंग चिंग लेपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, तो वहाँ में उत्तर मेरूर नाम का जगह है, वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिला। ये वो डिटेल्स बताता है कि ये जो सभा है, सभा कौन सी सभा है, जो ब्रह्मदेव नाम की जो ज़मीन थी उसकी देख रेख से संबंधित जो सभा थी, ये कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी, कैसे जो है इस सभा में अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाती थी जिनको अलग अलग काम दिए जाते थे। कुछ लोगों को बोला जाता था कि इन ज़मीन की इरिगेशन सिंचाई कैसे होगी आप वो देखिए। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि मंदिर के आसपास जितने भी गार्डन है, बगीचे, उनकी देखभाल करिए। कुछ लोगों को ये बोला गया था कि ये जो टेम्पल्स हैं, मंदिर है, उनकी रख रखाव करिए कि कोई चोरी ना हो जाए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। और उसी इसी इंस्क्रिप्शन से हमको ये भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा करके सभा में मेंबर बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो भी मेंबर की एलिजिबिलिटी हुआ करती थी वो कमेटी क्या करते थे, अब जैसे मान लीजिए इलेक्शन होता था कि जो कमेटी बन रही है, सभा बन रही है, उसमें कितने लोग रहेंगे, तो उसके लिए क्या होता था, चुनाव होता था। जिसको जिसको भाई वो क्या करते थे कि जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, वही लोग पहला चीज चुनाव लड़ सकते थे। तो उनका जो नाम है स्मॉल पेपर पे लिख करके, स्मॉल पेपर पे जो भी कैंडिडेट थे उनका स्मॉल टिकट पे लिख करके, पाम की पत्तियाँ होती, खजूर की जो पत्तियाँ होती, उस पर उनका नाम लिख करके, ऐसे ऐसे बॉक्स होते थे, मिट्टी के बर्तन बने होते थे, आप ये बोल सकते हो गागर टाइप में, इन पे सबके नाम रख दिए जाते थे। और क्या, एक छोटा सा बच्चा होता था, उसको बुला करके हर हर सभा के लिए बोला जाता था कि 10-12 लोगों की पर्चियाँ, बच्चे से बोला जाता था यहाँ से एक पर्ची निकालो, यहाँ से एक पर्ची निकालो, यहाँ से एक पर्ची निकालो। और पर्ची में जिसका भी नाम आ जाता था वो व्यक्ति जीत जाता था, वो सभा का मेंबर। बाकी जिसका नहीं है वो सभा का मेंबर नहीं होता था। तो ये सभा में जो मेंबर्स थे उनको चुनने के लिए ये बेसिकली तरीका हुआ करता था। ठीक है, समझ गए। चोला डायनेस्टी एक बात के लिए और फेमस है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन के काम कराए हैं। पहला चीज़ ये कि जो कावेरी नदी थी ना, कावेरी नदी के आसपास बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, तो जो चोला डायनेस्टी के राजा है उन्होंने क्या किया, जंगलों को कटवा देते थे और किसानों को फ्री में ज़मीन दे करके आप खेती करिए। अब किसानों को खेती करने के लिए खेती में पानी भी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे टैंक्स बनवाए थे। नहर पॉसिबल नहीं है वहाँ बनवाना क्योंकि पूरा का पूरा प्लेटू रीजन है ना, पत्थर काटना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे रिजर्वायर्स ढेर सारे बनवाए। तो रिजर्वायर से पानी जो फार्मर्स थे वो पाइप डाल डाल करके
पानी सिंचाई करते थे, बहुत सारे कुएँ बनवाए थे। फिर से जो व्यापारी थे उनके लिए अच्छे-अच्छे रोड्स, बैठने के लिए पार्किंग वगैरह व्यवस्था, थोड़े से टैक्सेशंस कम थे, ढेर सारे डेवलपमेंट के काम किए थे चोला डायनेस्टी में। और इसके लिए चोला डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फेमस थी। तो यहीं आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर थर्ड में सेकेंड हाफ, जो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का सेकेंड हाफ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो तीन रूलर्स आएंगे, दो डायनेस्टी बेसिकली। पहला थी दिल्ली सल्तनत, पढ़ेंगे किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दूसरे पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। देन आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना रहने देते हैं।